आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। आज बात करेंगे अफगानिस्तान की। अमरीकी सदर जो बाइडन अफगानिस्तान से इनखला के फैसले का दिफा किया है। अफगानिस्तान में जारी अफरा तफरी के पस मंजर में कौम से खिताब करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन ने इनखला के फैसले को दुरुस्त, बेहतरीन और अमरीका के मफाद में बताया है। उन्होंने अफगानिस्तान से अमरीकियों को निकालने के मिशन को गैर मामूली और कामयाब बताया है। बाइडन के मुताबिक 31 अगस्त से कबल इनखला का ऑपरेशन तालिबान की डेडलाइन की वजह से नहीं, बल्कि अमरीकियों की जिंदगियों को बचाने के लिए तयशुदा मंसूबे के तहत किया गया। ख्याल रहे कि 1,20,000 अमरीकियों को अफगानिस्तान से निकाला गया। उन्होंने इस गैर मामूली ऑपरेशन के लिए फौज की जुर्रतमंदी की सताइश भी की। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स मिशन से बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करके खुद इसकी जानकारी दी। दोनों लीडरों ने अफगानिस्तान में पैदा शुदा हालात और दुनिया पर इसके मुमकिना असरात पर तबादले ख्याल किया। मुस्तहकम और महफूज अफगानिस्तान की अहमियत पर दोनों लीडरों ने जोर दिया। दोनों लीडरों ने इस पहलू पर भी गौर किया कि अफगानिस्तान के मौजूदा तनाजुर में वहां सूरत हाल को बेहतर बनाने में हिंद और यूरोपीय काउंसिल किस तरह मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। वही अमरीकी इनखला के बाद दोहा में हिंदुस्तानी सफीर दीपक मित्तल ने तालिबान के नुमाइंदे मोहम्मद अब्बास इस्तानिकज़ई से मुलाकात की। वजारत खारजा के जरिए जारी बयान में कहा गया कि तालिबान की दरख्वास्त पर यह मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान सलामती पर बातचीत हुई। इसके साथ साथ अफगानिस्तान में फंसे हिंदुस्तानियों की बहिफाजत वापसी और हिंदुस्तान जाने के ख्वाहिशमंद अफगानी अक़लियतों के मौजू पर भी बातचीत की गई। इस वक्त हमारे साथ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट अनिल गौर जी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट मुहिबुल हक साहब भी जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है। सबसे पहले अनिल गौर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इनखला हो चुका, इवैक्यूएशन हो चुका, वहीं पर बाइडन जो है स्पीच देते हैं और उस स्पीच में वो इस पूरे 20 साल में जो जंग रहा, जिस तरह की प्रोसेस रही और ये जो इवैक्यूएशन रहा, इस सबको एक सक्सेस के तौर पर प्रेजेंट किया गया। क्या वाकई ये एक सक्सेस रहा? ऐसा है कि जो अमेरिका ने अभी 20 साल वहाँ बिताए और उसमें एक उसने कोशिश की कि वो जो है अफगानी फ़ौज को तैयार करके रखे और एक तकरीबन 3 लाख की फ़ौज उन्होंने तैयार की थी ये तालिबान से लड़ने के लिए। और इसीलिए की थी क्योंकि उनको पता था कि एक ना एक दिन उन्हें वहाँ से वापस जाना है। पर अफसोस की बात क्या हुई है कि यहाँ पे जो अभी अफगानी फ़ौज जो उन्होंने तैयार की, वो फ़ौज जो है वो बिल्कुल नाकामयाब रही, क्योंकि उसमें ना तो वो तालिबान का मुकाबला कर सके। शुरू में उन्होंने फिर भी कई मुकाबला किया था, उसके बाद में तो बिल्कुल ही हाथ छोड़ के और कई रेजिमेंट पूरी है तजाकिस्तान को। तो ये जो चीज थी, ये इसलिए अमेरिका के लिए एक संकट पैदा हो गया कि जिस हिसाब से उन्होंने सोचा था कि ये विड्रॉल होगा और ये टाइम जो लाइन थी वो टाइम लाइन नहीं वो रह सकी, क्योंकि अफगानी फौज ने मुकाबला ही नहीं किया। और आज आके फिर वही हुआ कि लास्ट में कि भाई तालिबान ने कहा जो गनाई को कि भाई गनाई साहब यहाँ से चले जाएं, तो सत्ता छोड़ के चले जाएं, तो हम काबुल के अंदर अटैक नहीं करेंगे, नहीं तो काबुल में भी कत्लेआम शुरू हो जाता, सिविल वॉर टाइप शुरू हो जाती। तो एक चीज के लिए जो है अब हम सब क्रिटिसाइज करें अमेरिका को, पर यह देखना है कि भाई आपने जो है देश अपना जो करना है उसकी सुरक्षा करनी है, आपने करनी है, अमेरिका ने नहीं सारी उम्र करनी थी। तो ये चीज जो है ये लोगों को भूल जाते हैं। ये अब एक ना एक दिन तो आना था कि अमेरिका ने वापस जाना था। अच्छा देखिए, जितने ये वहां पे ये हथियार हैं, जितने वहां पे आर्म्ड व्हीकल्स हैं, जितने वहां पे हेलीकॉप्टर वगैरह, ये सारे के सारे उन्होंने अफगान फौज को दिए थे। बाद में इनको सबको उन्होंने नाकाम करके छोड़ा हुआ वहां पे। क्यों? क्योंकि अफगान फौज थी वही हथियार डाल के तो खड़ी हो गई, और ये सारा का सारा हथियार जो चले जाना था ये तालिबान के पास। अब जितना वो वहां पे उनके पास था वो उन्होंने उसको नाकाम किया है।
और जो बाकी हथियार हैं वो तो तालिबान, वो ये अफगानी फौज के थे हथियार। जी तो एक चीज जो ध्यान में रखने की बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान के अंदर जो अपनी फॉल्ट लाइन है, जो फॉल्ट लाइन है कि उसके अंदर अलग अलग कुंबे हैं, अलग अलग वो उनके सेक्ट्स हैं, वो जो फॉल्ट लाइन है वो सबसे बड़ी है। और अफगानिस्तान के अंदर कोई नेशनलिस्ट जिस हिसाब से गवर्नमेंट जो था, जो पहले थी एक बारी, जो मेरे ख्याल से उसके बाद तो कभी हुई नहीं। ये हर बारी में यही है कि कोई तजाकी है, कोई जी यहाँ पश्तून है, कोई हकानी है, कोई ये सारे हैं, तो उस हिसाब से ये बटे हुए हैं। तो इसीलिए कोई नेशनलिस्ट फोर्स जो है अब तैयार नहीं हुई। अब आप जी देखिए बिल्कुल। और बाइडेन नॉर्दर्न ने अपनी अलायंस स्पीच में भी जिस तरह से अपनी विक्ट्री को ग्लोरीफाई किया, साथ ही साथ जो क्योस हुआ है, जिस तरह की अफरा तफरी मची है, उसके लिए जो अफगान हुकूमत वहां पर मौजूद थी, जो कि पूरी तरह फिर वर्क ही नहीं कर पाई और तबाह हो गई, उसका जिम्मेदार जो है प्रेसिडेंट जो थे वहां पर अफगानिस्तान के, उनको जिम्मेदार ठहराया कि वो तो भाग गए वहां से। मुहिबुल हक साहब, इस स्पीच को हम किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ बाइडेन ने विक्ट्री करार दिया इनखला को, इवैक्यूएशन को, और तमाम तर 20 साल में जिस तरह से ऑपरेशन वहां पर अंजाम दिए गए उसको विक्ट्री करार दिया, वहीं पर जो तबाही मची उसके लिए जो है वहां पर रही हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया और उनको करप्ट कहा है। देखिए, वो दो तीन बातें हमें समझनी चाहिए कि अमेरिका का जो इन्वॉल्वमेंट है अफगानिस्तान में वो 20 साल का नहीं है बल्कि 42 साल का है। 1979 में जो सोवियत इन्वेजन होता है उसके बाद से अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे शुरू हो जाता है। 42 साल एक कंट्री में अमेरिका इन्वॉल्व रहा है, ये एक बहुत लंबी मुद्दत होती है। ये अलग बात है कि 20 साल से बिल्कुल यानी ओपनली अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट रहा, लेकिन जो गवर्नमेंट कायम हुई अमेरिका की मदद से वो पपेट रिजीम थी, और काबुल पे जो हुकूमत थी उसको सुकूत काबुल के तौर पे ज़्यादातर अफगानी देखते थे। जिस तरह से सुकूत बगदाद की बात होती है उसे सुकूत काबुल के तौर पे देखते थे। और ये जो इनखला है अमेरिका का, इसको जो अफगानी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है या जो सियासी शऊर है उसमें तालिबान की फतह या अफगानियों की फतह के तौर पे देखते हैं। दूसरी अहम बात हमें ये याद रखनी चाहिए कि जो ताजिक और पश्तून जो दो बड़े यानी ग्रुप्स हैं वहाँ पे, अगर इथनिसिटी देखा जाए तो ये वो इस तरह से नहीं है कि डिवाइडेड हो, या हिंदुस्तान में जैसे कास्ट ब्राह्मण और दलित में शादी नहीं हो सकती वैसा मामला है। वहाँ ताजिक और पश्तून का रिश्ता ये है कि माँ अगर ताजिक है तो बाप जो है वो पश्तून होगा। तो ये बहुत ही क्लोज रिलेशन आपस में होता है, फैमिलीज में ताजिक और पश्तून दोनों साथ रहते हैं। तो उस तरह की कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जो अमेरिका ने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी वो नहीं है। तीसरी अहम बात, जहाँ तक विक्ट्री का क्लेम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, देखिए अमेरिका ने लिमिटेड टारगेट अपना अचीव किया है। उस ज़माने में अमेरिका ने अल-कायदा को कम अज़ कम वाइप आउट कर दिया, यानी वहाँ से अफगानिस्तान की सरजमीन से जो एक मल्टी नेशनल फोर्स इमर्ज हो रही थी जिसमें इस्लामिक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आकर के उसमें शामिल हो रहे थे तालिबान के साथ, उसको अमेरिका ने तकरीबन ख़त्म कर दिया। बिल्कुल। और बाइडेन उसी को अपनी विक्ट्री कह रहे हैं और कह रहे हैं कि एक दहाई पहले ही हमने अपना जो मिशन था उसको पूरा कर लिया था। ये बात सही भी है कि उन्होंने सही पूरा कर लिया था, लेकिन उसके बाद फिर रुकने की कोई जवाब उसके बाद नहीं बनता। इसीलिए इस पूरे जो अमल है इसको अमेरिकी इस्तेमारियत के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा देखा जाता है, यानी जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो अमेरिकन इंपीरियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, एक्सपेंशनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। लेकिन आखिरी बात, अमेरिका एक लिबरल डेमोक्रेसी है, इसलिए हम कुछ हाई मॉरल स्टैंडर्ड सेट करते हैं अमेरिका के बिहेवियर के लिए। अगर आप देखें चाइना का, रशिया का जो बिहेवियर होता है उसके लिए उतना हाई मॉरल स्टैंडर्ड सेट नहीं करते हैं। इसलिए अमेरिका का क्रिटिसिज्म जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से होता है वो हाई मॉरल स्टैंडर्ड जो हम उसके लिए सेट करते हैं उसकी वजह से होता है। अदरवाइज अमेरिका का अगर आप देखें जो इन्वॉल्वमेंट है, जो विड्रॉल है, उसे एक तरह से बहुत ही बेनाइन वे में भी देखा जा सकता है कि अफगानियों के हवाले कर दिया कि भाई अब आप समझे अपने मामलात को, हम हमेशा आपके पास मौजूद नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल। अनिल गौर जी, ये बताइए कि अब जो है इवैक्यूएशन हो चुका, अफगानिस्तान में अब नेटो के फोर्सेस नहीं है, यूएस के फोर्सेस नहीं है, लेकिन ये एक वॉर टॉर्न कंट्री है और जिसकी इकॉनमी पूरी तरह से बेड रिडन है। ऐसे में कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना है, और वहीं यूएस ये भी कहता है कि हम ह्यूमैनिटेरियन एड, फाइनेंशियल एड ज़रूर करेंगे, अफगान लोगों की हम मदद तो करेंगे, लेकिन जो तालिबान की हुकूमत बनेगी उसके थ्रू वो मदद नहीं होगी। तो इस डिसीजन को आप किस तरह से देखते हैं? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सारे मुल्क जो है वो ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेटिक सेटअप हो,
अब ये तालिबान को मंजूर नहीं है अभी तक, क्योंकि तालिबानी जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर बिलीव नहीं करते, और क्योंकि उनको पता है कि अगर वो डेमोक्रेटिक सेटअप को इलेक्शन हो गए तो उसमें तालिबान की जीत नहीं होगी। ये जरूरी नहीं है कि तालिबान ही जीत के आएगा, होता है कोई और, तो ये बाकी जो ग्रुप हैं गुट वो जीतेंगे। तो ये एक बड़ी चीज है, उसके अंदर बड़ी चुनौती है इसके अंदर जब ये गवर्नमेंट बना रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे देखिए जिस हिसाब से वेस्टर्न नेशन ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि उसमें हकूक जो हैं औरतों के, लोगों के, वो सब के सब कायम रहने चाहिए। वहाँ पे आप कहते हैं कि ठीक है जी आपने शरिया लॉ करना है, पर शरिया लॉ जो है आपका बाकी कंट्रीज में भी है, अब सऊदी अरेबिया में भी है, कतर में भी है, दूसरी जगह में भी है। तो उस हिसाब का शरिया लॉ तो चलो सारी दुनिया मानती है, पर जो आपने पहले किया, जब आप पहले आए थे, आप शरिया लॉ आपने लगाया था, तो उसके अंदर सबको जो आपको पसंद उसको गोली मार देते, जो कोई अगर आपने देखा जी उसने कपड़े ठीक तरह से नहीं पहने उसको गोली मार दी। जो लड़की है जो आपने देखी अभी, और अभी भी ये हुआ है कि लड़कियां को जो है 12 साल से जो बड़ी लड़की और 45 साल से नीचे जो बेवा है वो उन्होंने तो पोस्टर लगा दिए थे गाँव में कि अंदर जी हमें बताइए और ये हमें दे दीजिए। तो ये जो चीजें हैं जब तक ये नहीं रुकेगी तब तक जो है अमेरिका और जो बाकी वेस्टर्न नेशन हैं इन्होंने सारा का सारा जो अफगानिस्तान का पैसा वहां था उसको सबको सारा का सारा फ्रीज कर दिया। अमेरिका के अंदर ही इनके कोई $60 बिलियन हैं, बाकी कंट्री में भी है, तो अफगानिस्तान का सारा पैसा ब्लॉक हो गया। अब ये जो है अमेरिका और बाकी देश भी कहते हैं ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, प्रोवाइडेड आप भी जरा जो है सुधर जाएं और आप भी एक वहां पे एक सेम्बलेंस ऑफ गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिकली लोगों के हकूक वगैरह जो है वो ठीक रखें, और वहां पे पढ़ाई लिखाई जैसे पहले चल रही थी वो करें। ठीक है आपने शरिया लॉ का आपने कहा ठीक है जी, पर ये इस हिसाब का शरिया लॉ नहीं जिस हिसाब का ISIS-K वगैरह और जैसे कि सीरिया वगैरह में या जैसे पहले जब ये शासनकाल में आए थे उस हिसाब का। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। जी, और इनफैक्ट बाइडेन ने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि ISIS जो है वो सिरे से वो साफ तौर पर तालिबान का दुश्मन है, इसी वजह से वहां पर इस तरह की जो पिछले हमने अटैक्स भी पिछले दिनों में देखे हैं वो देखने को मिले थे। मुहिबुल हक साहब ये बताएं कि यहाँ पर हालांकि जीत का तो जो बात है वो कही जा रही है, लेकिन 2,40,000 से ज्यादा अफगान जो लोग हैं उनकी जानें गई हैं इस लंबे वॉर में। ऐसे में अब यूएस की क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है? क्योंकि अपने स्पीच में कहीं ना कहीं ये लगा जिस तरह से बाइडेन ने कहा कि असल थ्रेट जो अब है वो तो पोज हो रहा है सोमालिया की तरफ से, सीरिया में या इराक में, और उनसे भी बढ़कर जो थ्रेट है अभी यूएस के सामने वो चाइना और रशिया है। तो किस तरह से इस बयान को समझे? देखिए अमेरिका ने जो वहां से विड्रॉ किया है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है राइज ऑफ चाइना और कमिंग टुगेदर ऑफ रशिया एंड चाइना एज अ फोर्स है। ये रीअलाइनमेंट है, कोल्ड वार के ज़माने का रीअलाइनमेंट है। फिर से चाइना और रशिया क्लोज आए हैं, और आपने देखा होगा कि सीरिया के मामले में तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा वीटो दोनों ने मिलकर के किया है अमेरिका के रेजोल्यूशन के खिलाफ सीरिया के मामले में। और रशिया का जो एसर्शन है जॉर्जिया से निकल करके, यूक्रेन से निकल करके फिर मिडिल ईस्ट में आना, फिर रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के जरिए चाइना की जो पॉलिसी है जिसे इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म अमेरिका समझता है या अमेरिका सबसे बड़ा थ्रेट समझता है, ये बड़े थ्रेट्स हैं जिससे अमेरिका निपटना चाहता है। अफगानिस्तान अब उनकी प्रायोरिटी में नहीं रह गया है जी। यही वजह है कि उनके जो फॉरेन पॉलिसी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है उसने ये फैसला किया कि वहां से निकल जाना चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेटेजिक प्रोसेस और जिस तरह से मशवरे भी दिए गए थे, और बाइडेन ने अपनी स्पीच में भी कहा था कि सिविलियन मिनिस्टर्स और उनके जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं उनके ही मशवरे के बाद और जो पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनके फैसले के बाद ही इस तरह से इवैक्यूएशन हुआ है। इस पर मजीद बात होगी, हिंदुस्तान का भी कैसा रोल रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, पाकिस्तान क्या कुछ रोल रहेगा और किस तरह से गवर्नमेंट फॉर्म होगी अफगानिस्तान में, उस पर बात जरूर करेंगे। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इससे पहले हम आगे बढ़े लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जल्द हाजिर होंगे। बाद आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुहिबुल हक साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से तालिबान राइज हुआ है, जो दीगर मूवमेंट्स है, अगर हम कुर्द की बात करें या जो भी नेबरिंग ममालिक में ऐसी दीगर मूवमेंट्स है, क्या उनको बूस्ट मिलेगा?
तालिबान का मूवमेंट दूसरे नेचर का है और जो कुर्दिश मूवमेंट है वो बहुत ही दूसरे नेचर का है। तो साथ ही साथ जैसे बलूचिस्तान का मूवमेंट है, अगर आप देखें बलोच पॉपुलेशन ईरान में भी रहती है और पाकिस्तान में भी रहती है, तो एक उनका मूवमेंट है। कुर्दिश इथनिक मूवमेंट है, अगर आप देखें जैसे इथनिक नेशनलिज्म या सब नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग समझते हैं। मैं ये समझता हूँ दोनों मूवमेंट में बहुत फ़र्क है। चूँकि जो तालिबान की आइडियोलॉजी है वो पूरी की पूरी इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है और इनके सारे जो मेटाफर या रेफरेंसेस वो ड्रॉ करते हैं वो सब इस्लाम से या इस्लामिक कंस्ट्रक्शन ऑफ जो नैरेटिव है वो इस्लाम उसका बेस है। जबकि अगर आप देखें जो कुर्दिश नेशनलिज्म है या इथनिक नेशनलिज्म ऑफ कुर्द पॉपुलेशन है या बलोच नेशनलिज्म है, उसका जो ग्राउंड है वो सेकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। तो दोनों के नेचर में बहुत ही फ़र्क है। तीसरी अहम बात यह है कि यकीनन अफगानिस्तान के अंदर तालिबान किस तरह से एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनाना चाहता है, यानी जो 4 मेन एथनिक कम्युनिटीज हैं जिसमें हज़ाराज और उज़्बेक यानी ताजिक और पश्तून के अलावा, उनको किस तरह से एकोमोडेट करते हैं और क्या अगर उनको एकोमोडेट करते हैं और उनके एस्पायरेशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो विद इन अफगानिस्तान जो एक खलफशार या एनार्की की सिचुएशन पैदा होने का खदशा है वो दूर हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं ये समझता कि तालिबान की विक्ट्री से कोई कुर्दिश नेशनलिज्म या बलोच नेशनलिज्म को कोई बूस्ट मिलता है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि वो उसका एंटीथेसिस है, उसे कमज़ोर करता है। जी जी अनिल गौर जी, ये बताएं कि क्योंकि अब हिंदुस्तान की भी बातचीत शुरू हो चुकी है, तालिबान के साथ दोहा में बातचीत हुई है और वहीं जो है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी जो है यूरोपीय काउंसिल से बातचीत कर रहे हैं, अफगानिस्तान में क्या कुछ हालात है उस पर नज़र रखी हुई है। तो किस तरह से अब इंडिया की स्ट्रैटेजी और पॉलिसी चेंज होगी अफगानिस्तान की तरफ? अनिल जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? अनिल जी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। मुहिबुल हक साहब, आपसे यही सवाल करना चाहूंगी कि अब इंडिया की क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या कुछ पॉलिसीज में तब्दीलियां आ सकती है? हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रहा है अफगानिस्तान में, खास करके रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान, सड़कें बनाना, वाटर सप्लाई के सिस्टम को डेवलप करना, इन सब चीज़ों में जो हिंदुस्तान का रिकंस्ट्रक्शन या रीबिल्डिंग ऑफ अफगानिस्तान है उसमें एक बड़ा रोल रहा है और बड़ा इन्वेस्टमेंट भी रहा है। और जो रिजीम थी वो हिंदुस्तान के लिए बहुत ही फ्रेंडली थी। तो ऐसी हालत में हिंदुस्तान को यह खतरा नहीं था कि अफगानिस्तान की सरजमीन हिंदुस्तान के खिलाफ दहशत गर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होगी। अब तालिबान के आने के बाद चूँकि जो उनके पास हिस्ट्री रही है और जिस तरह के ताल्लुकात हिंदुस्तान से रहे हैं, कश्मीर के मिलिटेंसी में जो रोल रहा है अफगानिस्तान का, उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि क्या अफगानिस्तान की सरजमीन तालिबान के ज़ेर साया हिंदुस्तान के खिलाफ सरगर्मियों में इस्तेमाल होगी। नंबर 2, जो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है यानी तालिबान पर, क्या पाकिस्तान तालिबान का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ करेगा? बिल्कुल मुहिबुल हक साहब, यही बात कि चाहे जिस भी तरह से हुकूमत बने अफगानिस्तान में तालिबान की, चाहे ईरान के तर्ज पर बने या गल्फ कंट्रीज के हिसाब से बने, पर क्या जो अफगान की हुकूमत बनेगी उसमें पाकिस्तान का जो भी जिस तरह से इन्फ्लुएंस रहेगा, क्या उस वजह से पाकिस्तान एक पावरफुल एलिमेंट के तौर पर उभर सकता है साउथ एशियन कंट्रीज में? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अभी ये बात जो कही जा रही थी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ये चाहती है कि वहाँ पे जमहूरियत आए, यानी तालिबान के अंडर में जमहूरियत आए। अफगानियों का जो मसला ये है कि 42 साल 45 साल से जंगो जिदाल में मुब्तला रहने के बाद उनके सामने तर्ज़ हुकूमत कोई डिबेट का मौजू नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ा मसला है अमन, शांति कैसे कायम होगी, सलामती कैसे कायम होगी, वो सबसे बड़ा मसला है। चाहे वो तालिबान अपने आप को अमीरुल मोमिनीन डिक्लेयर कर लें उनके लीडर या कुछ भी कर दें, उससे उनका कोई कंसर्न नहीं है, सबसे पहली बात। नंबर 2, जो तालिबान के साथ जो पाकिस्तान का कनेक्शन है, इस बात से हमें ये जिनाई नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपने बैकयार्ड के तौर पे हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है और अपने बैकयार्ड को हमेशा अपने लिए महफूज रखना चाहता है। और तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान यकीनन एडवांटेजियस पोजीशन में है। हिंदुस्तान ने जो नेगोशिएशन का चैनल खोला है वो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यू कैन नॉट इग्नोर दिस फैक्टर कि तालिबान जो वहाँ पे हैं वही उसके डिफैक्टो सॉवरेन है।
यानी कोई भी आउटसाइड रिजीम पाकिस्तान जो है यहाँ पर बेनिफिट में नजर आ सकता है और तालिबान की हुकूमत आने से पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। अनिल गौर जी, पाकिस्तान फायदे में आ जाता है, पाकिस्तान स्ट्रांग पोजीशन में आ जाता है तालिबान की हुकूमत से, तो ऐसे में हिंदुस्तान को क्या एक पॉसिबल थ्रेट का सामना हो सकता है? अनिल गौर जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ आ रही है, बहुत धीमी आ रही है जी। अनिल गौर जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि तालिबान की हुकूमत आते ही पाकिस्तान भी एक मजबूत पोजीशन में दिखाई दे सकता है, ऐसे में हिंदुस्तान को पॉसिबल थ्रेट हो सकता है? देखिए ऐसा है कि ये जो पाकिस्तान का ये सोचना कि वो बहुत मजबूत पोजीशन में हो गया, क्योंकि तालिबान बेसिकली आईएसआई और पीआईए ने ही क्रिएट किया था। मैं कहूँगा उनकी नासमझी है, क्योंकि तालिबान ने एक बार ही नहीं, अभी उनके जो फॉरेन मिनिस्टर जो बने हैं स्टेंचाई जो है वो उन्होंने भी कह दिया है, और अभी जो एक और चैनल आपके चैनल हुआ है जापानी के साथ उन्होंने भी कह दिया है कि हम जो है ये बीच में नहीं आना चाहते हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो कश्मीर के मसले के अंदर, और हमें इसको बाहर रखिए क्योंकि हम इसमें नहीं आना चाहते। वो इसलिए क्योंकि तालिबान हिंदुस्तान के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है दुनिया के अंदर जिसने अब तक बिना किसी मतलब के $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पर वो अफगानी लोगों के लिए की, चाहे वो वहाँ तो अब जो है पाकिस्तान जो है अब वो अभी सोचना कि तालिबान उसकी मदद करेगा, इधर मेरे को लगता नहीं है। नंबर एक। नंबर दो ये है कि तालिबान का जो पाकिस्तान के साथ डुरंड लाइन लेके जो बॉर्डर है उसके साथ भी जो उसका जो एक शुरू का उसका एक विवाद चल रहा था वो हो सकता है तो जो हमने 1996 से 2001 या उसके बाद जिस तरह से एक रिलेशनशिप आईएसआई और तालिबान के बीच देखा था वो अब शायद वैसा ही न रहे और इक्वेशंस यहाँ पर चेंज होती हुई देखी जा सकती है। अनिल गौर जी और मुहिबुल हक साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।